हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, हमारे चैनल पर यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी कराई जा रही है। हम लोग इसी तरीके से डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एसी सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, यदि वोल्टेज और धारा के बीच फेज विस्थापन 0 डिग्री हो तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, वोल्टेज है, मान लीजिए ये है वोल्टेज, और धारा के बीच बोला है कि फेज विस्थापन 0 है। इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज पर यहीं पर करंट है, इनके बीच में जो फेज विस्थापन है वो 0 डिग्री है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए, पावर फैक्टर को हम लोग cos फाई से लिखते हैं, आप लोग को मालूम होगा। फाई होता है धारा और वोल्टेज के बीच का एंगल। तो यहाँ पर एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर, cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग को जो पावर फैक्टर का मान मिल गया, क्या मिल गया, 1। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि वोल्टेज और धारा के बीच फेज विस्थापन 90 डिग्री हो तो पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर वोल्टेज है और यहाँ पर करंट है। देखिए, करंट या तो लीड करती है या लैग करती है, वो कैपेसिटर और इंडक्टर का केस होता है। अभी वो सभी क्वेश्चन हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे बोला है बस कि 90 डिग्री का फेज विस्थापन है, तो या तो कैपेसिटर का केस हम लोग लेकर चल सकते हैं यहाँ, या तो इंडक्टर का, क्योंकि इन्हीं दोनों में 90 डिग्री का एंगल मिलता है। तो मान लीजिए कि हम लोग कैपेसिटर का केस ले लें, तो यहाँ से धारा आगे चलेगी 90 डिग्री, क्योंकि फेज विस्थापन 90 डिग्री है। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये हो गया वोल्टेज, ये हो गया करंट। ये कंडीशन दी गई है और बोला गया है कि पावर फैक्टर का मान क्या होगा। तो अभी हमने क्या देखा, पावर फैक्टर का फार्मूला cos फाई, यहाँ से कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो पावर फैक्टर का मान मिल गया 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यदि वोल्टेज और धारा के बीच फेज विस्थापन 90 डिग्री हो तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है। शुद्ध प्रतिरोध, जिसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टेंस, शुद्ध प्रेरकत्व, जिसको बोलते हैं प्योर इंडक्टेंस, शुद्ध संधारित्र, या जिसको बोला जाता है प्योर कैपेसिटर। तो हम लोग को बताना है कि यदि वोल्टेज और करंट के बीच का जो फेज विस्थापन एंगल है वो है 90 डिग्री, तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है। याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज से करंट अगर 90 डिग्री लीड कर रही है, आगे चल रही है, लीड करने का मतलब आगे चलना, ये वोल्टेज है, ये करंट है। तो करंट हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री लीड कर रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर कैपेसिटर का कंडीशन है ये। और अगर यहाँ पर वोल्टेज है V और धारा I जो है पीछे चल रही है इस तरीके से 90 डिग्री से, लीड और लैग क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग इसके बाद जो क्लास लेंगे कभी, तो डिटेल में देखेंगे कि लीडिंग क्या होता है, लैगिंग क्या होता है। तो अभी आप लोग यही जानिए, अगर 90 डिग्री आगे चल रही है धारा तो ये कैपेसिटर का केस होगा, और 90 डिग्री अगर पीछे चल रही है तो ये प्योर इंडक्टर का केस होगा। और अगर वोल्टेज ये है, इसी पर धारा है, कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पर प्योर रजिस्टर का केस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, वोल्टेज और धारा के बीच फेज विस्थापन है 90 डिग्री का, तो एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं, या तो कैपेसिटर होगा प्योर कैपेसिटर, शुद्ध संधारित्र, या तो प्योर इंडक्टर होगा, क्योंकि प्योर रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 0 डिग्री का एंगल है। अब आइए आंसर पर, शुद्ध प्रतिरोध ये नहीं होगा, शुद्ध प्रेरकत्व ये हो सकता है, और शुद्ध संधारित्र ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी तथा सी दोनों, ये दोनों जो हैं इनमें 90 डिग्री का फेज एंगल मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी आर एल तथा सी परिपथ में आर पर वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 25 वोल्ट, और सी पर और एल पर वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है 50 ओम, तो पावर फैक्टर का मान कितना होगा। देखिए, कहने का मतलब ये है कि कोई आरएलसी सर्किट है, जैसे कि हमारा आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, आरएलसी सीरीज सर्किट है मान लीजिए। यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है आर पर, वो दिया हुआ 25, वोल्टेज ड्रॉप जो दिया हुआ है वो है 25 वोल्ट, और
सी और एल पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है 50 वोल्ट, इसको वोल्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी 50 वोल्ट है, यहाँ पर भी 50 वोल्ट है। क्वेश्चन में यही बोला है। ये देखिए, ये आर है, ये एल है, ये सी है। अब हम लोग को बताना है कि पावर फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए, एल और सी दोनों पर जो वोल्टेज ड्रॉप है बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक्सएल बराबर एक्सी की कंडीशन है, एक्सएल बराबर एक्सी। तो एक्सएल बराबर एक्सी जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अनुनाद की कंडीशन, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। क्योंकि वोल्ट एक्सएल और एक्सी का मान जब बराबर होता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनाद की कंडीशन। जब भी अनुनाद की कंडीशन बनती है, रेजोनेंस की कंडीशन, तो वहाँ पर पावर फैक्टर का मान हमेशा 1 होता है, जिसको यूनिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हो जाएगा 1। सी और एल दोनों पर हमारा अगर एक्सएल बराबर एक्सी मिल गया, दोनों पे 50 दिया हुआ है, 50 वोल्ट, 50 ओम का ड्रॉप हो रहा है, एक्सएल बराबर एक्सी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्सएल बराबर एक्सी हो गया। इसका मतलब कि ये रेजोनेंस की कंडीशन, यहाँ पे पावर फैक्टर का मान यूनिटी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एसी धारा का मान होता है। देखिए, एसी करंट और डीसी करंट के बारे में आप लोग जानते होंगे। एसी का नेचर क्या होता है, ऐसे होता है, और डीसी का नेचर क्या होता है, कांस्टेंट नेचर। देखिए, इसका मैग्नीट्यूड समान है हर सभी जगह, और इसका दिशा भी समान है। एसी में क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड बदल रहा है, यहाँ पर ये मैक्सिमम मान हो गया, यहाँ पे 0 मान हो गया, मैग्नीट्यूड इसी को कहते हैं। और दिशा भी बदल रही है, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है। तो दिशा भी बदले और क्या बदले, मैग्नीट्यूड, परिमाण जिसको बोलते हैं, उसे हम लोग कहेंगे एसी करंट। तो परिमाण में अलग और दिशा में समान, दिशा में समान और परिमाण में अलग, दिशा और परिमाण दोनों समान, दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिशा और परिमाण दोनों बदलते रहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एसी करंट, या जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डीसी धारा का मान होता है, डीसी हमने बताया, ये होता है डीसी एक समान। इसमें मैग्नीट्यूड भी एक जैसा है और डायरेक्शन भी एक जैसी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, दिशा का मान एक समान और धारा का मान अलग अलग। धारा का मान बदलता रहता है और दिशा एक समान, धारा तथा दिशा दोनों का मान एक समान। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि धारा भी एक समान होती है, बदलती नहीं है, और दिशा भी एक समान रहती है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रेरणिक परिपथ का प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा यदि आवृत्ति आधी कर दिया जाए। देखिए, दो तरीके का इंडक्टेंस होता है, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे पूछा है इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल को बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है 2πfl। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि आवृत्ति आधा कर दिया, आवृत्ति f होती है। जब हम लोग एक्सएल देख रहे हैं, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल f है, f को घटा के 1/2 कर दीजिए आधा, तो एक्सएल भी घट के क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटिव प्रतिघात का मान क्या होगा यदि आवृत्ति आधा कर दिया जाए। देखिए, कैपेसिटिव प्रतिघात को एक्सी से लिखते हैं, इसका फार्मूला होता है 1/2πfc। यहाँ पे एक्सी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के। तो फ्रिक्वेंसी को अगर घटा के आधा करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आधा नहीं होगा, ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1/2 होगा तो ये 2 गुना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक्सएल बराबर 2πfl जो दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग को फ्रिक्वेंसी दे दिया जाए और प्रेरक का मान दे दिया जाए, 2π तो कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स होता है, पाई का मान 3.14 होता है और 2 फिक्स है। तो यहाँ से हम लोग एक्सएल भी निकाल सकते हैं इस तरीके से। एक प्रेरणिक कॉइल पर यदि डीसी सप्लाई दे दिया जाए तब प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा। देखिए, प्रेरणिक प्रतिघात निकालना है, एक्सएल बराबर 2πfl। यहाँ पर कौन सी सप्लाई दिया जा रहा है, डीसी सप्लाई। अच्छा बताइए, डीसी सप्लाई में आवृत्ति का मान क्या होता है, आप लोग कहेंगे 0, क्योंकि डीसी इस तरीके से चलती है, इसमें जो आवृत्ति का मान होता है वो होता है 0, फ्रिक्वेंसी 0। जब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का मान 0 रख दीजिएगा आप लोग, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 0। तो एक्सएल का मान क्या हो जाएगा, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल होता है, इसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक धारितिक कॉइल पर, धारितिक कैपेसिटी कॉइल है, इस पर यदि डीसी सप्लाई दे दिया जाए तो धारितिक प्रतिघात का मान क्या होगा, एक्सी बराबर 1/2πfc। धारितिक प्रतिघात एफ का मान 0 रखिएगा, तो यह बढ़ के अनंत हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही, अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आरएलसी सीरीज परिपथ में अनुनाद की दशा में पावर फैक्टर का मान क्या होता है? जैसे देखिए हमने बताया था, यहाँ पे होता है आर, एल और सी। यहाँ से हमने सप्लाई दे दिया, यह है आर, यह है एल, यह है सी। अब देखिए यहाँ पर अनुनाद की दशा में बोला है, अनुनाद की दशा में जानते हैं क्या होगा? यहाँ पे जो इसका मान मिलेगा एक्सएल और यहाँ पे होता है एक्ससी। तो ये एक्सएल और एक्ससी दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे एक कंडीशन बनती है, उसको बोलते हैं अनुनाद की कंडीशन। तो यही बोला है कि आरएलसी सीरीज परिपथ अनुनाद की दशा में, तो अनुनाद होगा एक्सएल एक्ससी बराबर होगा, जैसा कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। तो एक्सएल एक्ससी जब बराबर हो गया तो ये हो गया अनुनाद। और अनुनाद की दशा में पावर फैक्टर का मान हमेशा क्या होता है? इकाई होता है, जिसको बोलते हैं एक। या तो वो सीरीज में अनुनाद हो या पैरेलल में अनुनाद हो। अनुनाद का मतलब रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस दोनों में पावर फैक्टर शक्ति गुणांक का मान हमेशा एक होता है, जिसको इकाई भी बोला जाता है। एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद की दशा में धारा का मान कितना होता है? अब आइए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए इसको थोड़ा समझना होगा तभी इसका आंसर आएगा। देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे आएगा। आरएलसी श्रेणी परिपथ है, हम लोग बना लेते हैं आर, एल और सी। हमने इसको सप्लाई दे दिया, एसी सप्लाई, यह है आर और ये एल और सी। बोला कि अनुनाद की दशा में धारा का मान क्या होगा? तो देखिए अनुनाद की दशा में क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सएल होगा और ये एक्ससी होगा, ये दोनों बराबर होगा, हमने बताया। अब आइए क्वेश्चन पर, यहाँ से धारा का मान पूछा है तो पहले हम लोग जेड निकालेंगे। जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये पूरा सर्किट जब हम लोग इसको ड्रा करते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं वेक्टर डायग्राम जब ड्रा करते हैं, तो इस तरीके से एक फार्मूला यहाँ से मिल जाता है डायरेक्ट। तो आप लोग याद रखिएगा, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अगर हम थ्योरी पढ़ा रहे होते तो आप लोग को डिटेल में बताते कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर है, एक्सएल और एक्ससी क्या यहाँ पे बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि अनुनाद है, रेजोनेंस, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो जेड बराबर मिलेगा आर। जेड बराबर आर मिल जाएगा। तो देखिए जेड बराबर आर जो मिला है, ये हम लोग को जेड क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिनिमम मान मिल रहा है, कम से कम मान मिल रहा है। तो जब कम से कम मान मिल रहा है तो अब आइए धारा की बात कर लेते हैं। आई बराबर होता है वी बाई जेड। देखिए एक फार्मूला आप लोग पढ़ोगे, आई बराबर वी बटा आर। तो यहाँ पे आर ना होकर जेड होता है। आर कहाँ होता है? डीसी सर्किट में। डीसी सर्किट में एक्सएल एक्ससी नहीं होते हैं तो वहाँ पे आर होता है। और एसी सर्किट में जो होता है इम्पीडेंस जेड होता है। अब जेड जो होता है इसी आर की जगह जेड होता है। जेड में सब कुछ इंक्लूड होता है, जैसे एक्सएल, एक्ससी, आर, एल, सी और आर तीनों का जो प्रतिरोध कंबाइन होता है तो वहाँ पे प्रतिबाधा बन जाता है, जो कि एसी सर्किट में होता है। देखिए हम डिटेल में इसलिए बता रहे हैं कि इसका आंसर आप लोग को सही से समझ में आ जाए। अब देखिए आई बराबर वी बाई जेड होता है, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ से क्या मिलेगा? जेड मिलेगा। जेड अभी हमने निकाला था आरएलसी स्टेडी सर्किट में, मिला था क्या? जेड बराबर आर। आर ये जो मिल रहा है ये मिनिमम मान है। तो जब जेड का मान मिनिमम मिल रहा है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आई का मान मैक्सिमम हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम। अगर आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद की दशा है तो वहाँ पे धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक आरएलसी श्रेणी परिपथ अनुनाद की दशा में प्रतिबाधा का मान कितना होता है? अभी हमने निकाला था प्रतिबाधा, जो कि आरएलसी श्रेणी सर्किट में कितना आया था? जेड बराबर आर। ये कितना होता है? मिनिमम, न्यूनतम। ऑप्शन नंबर ए। और धारा अधिकतम। अगला क्वेश्चन, समांतर अनुनाद की दशा में पावर फैक्टर का मान कितना होता है? हमने बताया या तो समांतर अनुनाद हो या श्रेणी अनुनाद हो, दोनों में एक्सएल बराबर एक्ससी की जब कंडीशन होती है तो यहाँ पे हम लोग को अनुनाद की दशा मिल जाती है। तो इस कंडीशन में हमेशा पावर फैक्टर का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर सी। या तो श्रेणी अनुनाद हो या तो समांतर अनुनाद। और याद रखिएगा अनुनाद को रेजोनेंस बोला जाता है, और जो पावर फैक्टर 1 आ रहा है 1 को यूनिटी भी बोला जाता है। क्वेश्चन में आप लोग को जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हमने देखा है पेपर में कि कभी कभी आप लोग को 1 नहीं देगा, वहाँ पर लिख देगा यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब होता है 1। आप लोग इसको याद रखिएगा।
एक्टिव पावर का मात्रक क्या होता है? देखिए 3 तरीके की पावर होती है, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर, एक होता है एपरेंट पावर। 3 तरीके की पावर होती है। तो एक्टिव पावर का मात्रक क्या है? याद रखिएगा, एक्टिव पावर का मात्रक होता है वाट। अभी हम लोग आगे और क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक्टिव पावर का हो गया वाट। अगला क्वेश्चन, आभासी शक्ति का मात्रक क्या है? आभासी शक्ति को बोलते हैं एपरेंट पावर। क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर का मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर, VA से लिखते हैं इसको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये सभी यूनिट याद रखिएगा, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिघाती शक्ति जिसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। 3 तरीके की पावर होती है इसी सर्किट में। इसकी इकाई जो होती है वो होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर डी, इसको VAR से लिखा जाता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अगला क्वेश्चन, शुद्ध धारिती परिपथ प्योर कैपेसिटिव परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा? हमने क्या बताया था? देखिए, ये अगर वोल्टेज है और धारिती परिपथ है, कैपेसिटिव सर्किट है अगर, तो धारा आगे चलेगी। धारा यहाँ रहेगी, आई यहाँ रहेगी 90 डिग्री पर। कितना आगे चलेगी वोल्टेज से? 90 डिग्री। ये होता है प्योर कैपेसिटर का केस। तो प्योर शुद्ध धारिती का मतलब प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, तो यहाँ पे वोल्टेज होगा तो धारा यहाँ चलेगी 90 डिग्री। अब पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? cos 90। अब cos 90 डिग्री का हो जाएगा, फाइव बराबर cos 5 होता है पावर फैक्टर, 5 की जगह 90 रख देंगे तो cos 90 का मान होता है 0 डिग्री। अब देखिए 0 डिग्री तो मिल गया, लेकिन लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा, इसको भी हम लोग को देखना है, क्योंकि 0 डिग्री देखिए लैगिंग भी दिया हुआ, लीडिंग दिया और लैगिंग। अब देखिए लीडिंग कब होता है? जब धारा आगे चलती है, तो यहाँ पे वोल्टेज है, वोल्टेज से धारा आगे चल रही है 90 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री लीडिंग का केस होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शुद्ध प्रेरकत्व वाले परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? देखिए हमने बताया शुद्ध प्रेरकत्व है इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस, तो वोल्टेज यहाँ होगा, करंट पीछे चलेगी। कितना पीछे चलेगी? 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी पावर फैक्टर तो वही मिलेगा 0 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान 0। लेकिन 0 डिग्री क्या लीडिंग होगा कि लैगिंग? तो आप लोग कहेंगे लैगिंग, क्योंकि अभी हमने जाना है अगर धारा पीछे चल रही है तो लैगिंग और धारा आगे चलेगी तो लीडिंग। और इंडक्टर के केस में हमेशा धारा पीछे चलती है वोल्टेज से, तो 0 डिग्री लैग हो जाएगा। लैग भी बोलते हैं और इसको लैगिंग भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? देखिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, शुद्ध प्रतिरोधी को बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव। अगर वोल्टेज यहाँ पर है तो इसी पर हम लोग को धारा भी मिलेगी, इनके बीच कोई भी एंगल नहीं मिलेगा, 0 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो यहाँ पे शक्ति गुणांक को बोलते हैं पावर फैक्टर, तो cos 5 होता है, तो cos कितना हो जाएगा? 0 डिग्री का 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 0 डिग्री का मान 1। तो हमेशा यहाँ पे पावर फैक्टर हम लोग को क्या मिलेगा प्योर रेजिस्टिव के केस में? 1। ऑप्शन नंबर डी। हमने बोला 1 को यूनिटी भी बोला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर यूनिटी भी लिख दिया है ताकि आप लोग को याद रहे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस लेते रहेंगे, MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। ALP टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए सभी तैयारी हो रही है, UPPCL TG2 की तैयारी के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन की। तो इसी तरीके की क्लासेस दोस्तों पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।